हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के सिलेबस तथा उससे संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे। पेपर 1 में जो है रीजनिंग जो 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के होंगे, उसके लिए टाइम 30 मिनट्स दिए होंगे। इंग्लिश के लिए 35 नंबर और 35 क्वेश्चन होंगे जिनको 30 मिनट्स में करना होगा। अब जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, इसके लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे और इसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब है अगला प्रोफेशनल नॉलेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा संबंधित, वो 45 क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स के होंगे। इसके लिए हमें 40 मिनट दिए जाएंगे। अब जो पेपर 1 का टोटल होगा वो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और 120 मिनट में 2 घंटे में हमें इनको पूरा करना होगा। अब जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, राजभाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ये 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए हमें 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि पेपर 1 में जो है एवरी रॉन्ग आंसर मार्क बाय कैंडिडेट 1/4 ऑफ मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो यानी 1/4 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब जो पेपर 2 है उसमें क्या है, द पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरटेक ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी जो है ट्रांसलेशन की उसकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी। और ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पेपर 2 में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो है पेपर 1 और पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे। जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो सेम डे होगा विदाउट एनी ब्रेक। क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर 1 एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड पेपर 2 विल बी सेट बायलैंग्वेली, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो बायलैंग्वेली होंगे, इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन आंसर एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश, किसी में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि पेपर 1 कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू चूज क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश, वही जो ऊपर लाइन कही गई है वही है, ठीक है। अब जो है पेपर 2 के बारे में बात करते हैं हम, जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर और जो होगा ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का, और इसमें हिंदी से और राजभाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब जो इसके क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे पेपर 1 खत्म होने के बाद। और द आंसर विल बी रिटन ऑन सेपरेट आंसर पेपर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज। अब जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो तो स्क्रीन पे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, पर जो उनके आंसर लिखने को हमें एक सेपरेट आंसर शीट प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। अब जो है पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, जो पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं इस इंफॉर्मेशन हैंडआउट में, तो अब उनको देख लेते हैं एक बार। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं कि इफ़ द लेटर्स इन द वर्ड टॉप्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बिगिनिंग विद ओ। अच्छा, ये कह रहा है कि टॉप्स जो वर्ड है अगर इसको हम रीअरेंज करें और इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएं जो जिसकी शुरुआत ओ से होती हो, तो द लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड इज़ योर आंसर, मतलब उस वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। इफ़ मोर देन 1 सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनाए जा सकते हैं तो एम इज़ द आंसर, एम आंसर होगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, एक्स इज़ द आंसर। अगर कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता तो एक्स हमारा आंसर होगा। तो चलो एक बार हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। टॉप्स से हम क्या क्या बना सकते हैं, एक तो हम स्टॉप बना सकते हैं, तो एक वर्ड हो गया, और
पोस्ट बना सकते हैं। तो मोर देन वन वर्ड हो गया, यानी दो वर्ड हम बना सकते हैं। तो इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, एम इज़ द आंसर, तो हमारा आंसर एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इंटरचेंज पोजिशन सो दैट ए टेक्स द प्लेस ऑफ जेड एंड जेड टेक्स द प्लेस ऑफ ए। अच्छा, मतलब ए जो है वो जेड का स्थान लेगा और जेड ए का, मतलब उल्टा हमने शुरू करना है। जेड वाई ऐसे हमें स्टार्ट करना है, जेड वाई एक्स ऐसे इस फॉर्म में जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि वाई टेक्स द प्लेस ऑफ बी एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द 13 लेटर फ्रॉम द राइट। अब राइट से इसने 13 लेटर पूछा है, तो राइट से इसने पूछा है तो हमें राइट से गिनना पड़ेगा। तो हम अब लेफ्ट से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स इन द वर्ड डेप्रेशन वर इंटरचेंज, अगर इनको आपस में जो फर्स्ट और सेकंड है और थर्ड एंड फोर्थ लेटर जो इनको आपस में इंटरचेंज किया जाता है, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर सबको, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से सेवन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। अब सातवां हमें करना है तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो पी होगा। पी आंसर में है, नहीं है तो अदर देन द गिवन चूज वर्ड, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स इफ सीता हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब सीता जो है लेफ्ट से 10th पे है, ठीक है, ये सीता है। और लीना जो है राइट से 9वें नंबर पे है। लीना जो है राइट से 9वें पे है, 9वें पे, ठीक है। ये जो है लीना है राइट से। अब इसने क्या कहा है कि इंटरचेंज करते हैं दोनों अपनी सीट, तो सीता बिकम्स 15 फ्रॉम लेफ्ट, तो सीता यहाँ से 15th हो जाती है, ठीक है। और हाउ मैनी गर्ल्स देयर इन, तो अब इसमें कितनी जो है लड़कियां हैं इस रो में, तो 15 ये है, 15 और 9 24। और क्योंकि सीता को 2 बार गिन लिया गया है तो -1 23 आंसर में है, नहीं है तो अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, ये है, अब ये क्वेश्चन जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट या उसका है पजल का, तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा सेक्शन जो है वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एल्ड सब्जेक्ट। अब जो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। अब इसमें जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कुछ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी वाज प्रमोटेड 1996 में, किसके किसके द्वारा हुई थी, IDBI, UTI जो लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एंड इसका आंसर है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अब ये सेंसस से पूछ रहा है, एक्सरसाइज दैट स्टार्टेड इन 2011। अब 2011 का पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया आर अराउंड, ये तो मुझे भी नहीं आता, तो ये क्वेश्चन नहीं पता 2011 की सेंसस से है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। विच टैक्सेस एट द सेंट्रल लेवल आर बीइंग सबस्यूम्ड इनटू GST। अब कौन कौन से टैक्स है जो GST में सम्मिलित हुए हैं, वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ऑल ऑफ द गिवन आंसर्स। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द गिवन आंसर सही हो जाएगा। अब RBI हैज़ इशूड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन बेजल 3 रिफॉर्म्स। अब जो बेजल 3 रिफॉर्म्स है इसमें कौन कौन से जो हैं इसके पिलर्स रहे हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं है उसमें से हमें इसके 3 पिलर्स है, एक तो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिकेसी, और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन ऑफ बेजल 2 कैपिटल एडिकेसी। तो ये नहीं है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज की, जो है राजभाषा। अब जो है राजभाषा, तो राजभाषा से संबंधित कैसे
क्वेश्चन आएंगे और इसमें राजभाषा से साथ साथ हिंदी से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, अब कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखो कि 40 लड़कों का एक मिला जुला ठहाका उठा था और कक्षा की छत पे टकराकर सबका सब एकदम मेरे भीतर उतर गया। अच्छा, इसमें एरर ढूंढना होगा कि किस पार्ट में एरर है। 40 लड़कों का एक मिला जुला ठहाका उठा था और कक्षा की छत पे टकराकर सबका सब एकदम मेरे भीतर उतर गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें पूछा गया है जिसका कभी नाश ना हो, तो वो कौन है? अविनाशी। सिंपल आंसर है तो इसका। अब जो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कार्यालय के कामकाज का अनुवाद करते समय, अनुवाद से रिलेटेड है, भाषा व्याकरण आदि के साथ साथ संस्था के कार्यक्षेत्र की शब्दावली। अब शब्दावली से इसने एक क्वेश्चन पूछा है, तो शब्दावली से देख लेते हैं कौन सा इसने सामान्य प्रशासन से संबंधित शब्दावली है उसका पूछा है। तो ये तो मूल्य वर्ग, ये तो बैंक से रिलेटेड ही है। तो मूल्य वर्ग किसको कहते हैं? वो कहते हैं डिनोमिनेशन को। जब हम बैंक ATMs वगैरह में जाते हैं तो वो पूछता है ना डिनोमिनेशन कि कितने मूल्य वर्ग के नोट आपको चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिनोमिनेशन। अब नेक्स्ट जो है वो पूछ रहा है कार्यालय का कामकाज अनुवाद करते समय भाषा व्याकरण आदि के साथ, वही पूछ रहा है, ये शब्दावली पूछेगा। तो शब्दावली पूछ रहा है किसकी? एनकैशमेंट की। अब ये वर्ड भी आता है बार बार बैंकिंग में, एनकैश करा लिया, एनकैश, जैसे लीव मैंने एनकैश कराई थी, तो इस तरीके के एनकैशमेंट है ना। तो एनकैशमेंट का मतलब होता है भुनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 5 पे। अब ये है थोड़ा ट्रांसलेशन से संबंधित ना, अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा बैंक्स वर परमिटेड टू डिटरमाइन देयर ओन लैंडिंग रेट्स ऑफ देयर क्रेडिट लिमिट्स। अच्छा, अब इसने बैंक वर परमिटेड, यानी यह पता है कि पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, बैंक वर परमिटेड, तो अब कौन सा होना चाहिए इसमें? तो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो बैंक से, तो बैंक से तो यानी बैंकों, मतलब बैंकों किस किस में? 2 में है, बाकी ये हट जाएंगे। ठीक है, अब जो है क्या पूछ रहे हैं कि बैंकों को, अब इसमें देखो बैंकों इतने सक्षम है, अब इसमें देखते निर्धारित कर ले, और इसमें है कि अनुमति दी गई थी, मतलब जो वो बनेगा सेंटेंस, वो बनेगा पैसिव वॉइस में। अब ये है कि बैंक इतने सक्षम थे कि ऋण सीमा और उसकी ब्याज दर निर्धारित कर ले, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा बैंकों को अपनी ऋण सीमाओं के लिए अपनी उधार दरों को स्वयं, क्योंकि ऑन लैंडिंग रेट्स ऑफ देयर क्रेडिट परमिटेड, यानी उसको अनुमति भी तो दी गई थी, इसमें तो अनुमति कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इससे ही संबंधित है अनुवाद से, तो अनुवाद से संबंधित है ये प्रश्न भी, इसको देख लेते हैं एक बार कि भुगतान एवं निपटान। तो भुगतान को क्या कहते हैं? पेमेंट से है ना, और निपटान को क्या कहते हैं? सेटलमेंट। अब इसमें पेमेंट और सेटलमेंट इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 1, 2 और ये 3, इसमें तीनों में है। अब इसने क्या बोला है? प्रणालियाँ मेथड्स। ठीक है, मेथड्स, और इसमें फिर एक और हमें वो मिल गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द एलिज्ड डिस्पैरिटी का सबसे उपयुक्त हिंदी रूप चुनिए। तो एलिज्ड हम पढ़ते हैं हर बार अखबारों न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसका जो एलिज्ड कहते हैं वो कथित होता है, और डिस्पैरिटी मतलब, पैरिटी मतलब समानता, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द किफ़ायती स्रोत का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी रूप चुनिए। अब स्रोत हम किसको कहते हैं? सोर्स को। तो सोर्स किस किस में? एक तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी तीनों, एक इसमें भी है, बाकी ये 2 अपना आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसने पूछा है किफ़ायती। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक होता है अपना आर्थिक। ठीक है, और अब इसमें बचे इफेक्टिव और लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब कम कीमत वाला। अब बचे 2 इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है असरदार, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा किफ़ायती, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसने पूछा है 9वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने कौन से वर्ष में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि संघ की भाषा हिंदी होगी? तो सबको पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था कि संघ की
भाषा हिंदी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। अब जो दूसरा जो पेपर है वो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। द पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस एज फॉलो। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। ट्रांसलेशन पैसेज इंग्लिश टू हिंदी, मतलब उसमें एक क्वेश्चन होगा, वो होगा ट्रांसलेशन का पैसेज इंग्लिश से हिंदी में, मतलब अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करना होगा उसको। ट्रांसलेशन पैसेज हिंदी टू इंग्लिश। दूसरा जो पैसेज होगा वो होगा हिंदी से अंग्रेजी में, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन राजभाषा एक्ट राजभाषा, मतलब राजभाषा नियम और अधिनियम से संबंधित जो शॉर्ट टाइप आंसर होंगे वो हमें लिखने होंगे, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। वही टेक्निकल टर्म्स जो अभी हमने ऊपर देखे थे ना, वही हिंदी ट्रांसलेशन होगा उसका। और ऐसे ही इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, उनका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा टेक्निकल टर्म्स का। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस PDF की जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको और आगे ऐसी वीडियोस देखनी है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।